Hello my dear students, how are you? This is Sachin Misra. Today we are going to study the balance sheet of नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट पढ़नी है। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, चैप्टर नंबर 1। तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी, जो तीन चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें सबसे पहले मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताया था, इसके बाद सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ वो है बैलेंस शीट। तो आइए फिर इसके बारे में बात करते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट के बारे में सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि बैलेंस शीट सेम आपकी वही बैलेंस शीट बनेगी जैसे आपने 11th में यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के पढ़े थे, सेम उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है बाई चांस एक आध वर्ड्स का, तो मीनिंग वगैरह आपको वही ध्यान रखनी है। तो मीनिंग बैलेंस शीट की क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है कि बैलेंस शीट की मीनिंग क्या है। तो बैलेंस शीट की मीनिंग क्या हो जाएगी कि बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो पहली बात ये होगी कि बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट और एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में वो चीज ये शो करती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि उसके पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज हैं और इसके अलावा कितनी कैपिटल है। तो वो चीज शो की जाती है कहां से? बैलेंस शीट से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि अपना जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पहले नहीं बना सकते हैं। तो इसको बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड आफ्टर देन वी कैन इजीली मेक अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट उसके बाद हम बना सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोगों ने जैसे बनाएंगे इसके पहले, तो उससे जो सरप्लस या डेफिसिट जो हमारा आंसर निकलेगा उसका, तो सरप्लस या डेफिसिट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और अगर सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा और अगर डेफिसिट होगी तो कैपिटल फंड में से हमें माइनस कर देनी होगी। इसलिए लिखा हुआ है कि सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और अगर डेफिसिट होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट शोज एसेट लायबिलिटी और कैपिटल फंड। तो ये एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल फंड शो करती हैं। तो जैसे कि राइट साइड आपके दिखाए जाएंगे एसेट और लेफ्ट साइड आपकी दिखाई जाएंगी लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। सेम आपका वही फॉर्मेट होगा जो आपने 11 में सीखा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, वेयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का गिवन नहीं है यानी कि आपको कैपिटल गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले यानी कि एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे? विद द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस गिवन होंगे, तो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर जो भी बैलेंसेस गिवन है उनकी हेल्प लेके हम लोग एक बैलेंस शीट बना लेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। इसलिए लिखा है कि वेयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन इट इज डिटरमाइंड बाई प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हमें भैया एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना सीख जाइएगा आप लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनानी है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है। जब हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड पता करना हो तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? तो कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको क्या करना है कि टोटल एसेट्स में से हम लोग क्या कर देंगे? लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। आपने 11th में अकाउंट इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है और अगर हमें कैपिटल पता करना हो तो एसेट्स में से हम लोग लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो वही चीज आपको फॉलो करनी है। क्या लिखा हुआ? कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। आपको टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देनी है, आपको पता चल जाएगा। और ये जो टोटल एसेट होंगी, टोटल लायबिलिटीज होंगी, ये कब होंगी? इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की हमें लेनी है। एक चीज बता दें, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का मतलब जो करंट ईयर के बिगिनिंग में है, तो आपको इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट भी बना के दिखा दे रहा हूं किस तरीके से आप इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सेम आपका वही चीज रहेगी। तो मैं एक बार आपको हिंट दिए दे रहा हूं, जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे
तो किसकी आप बना रहे हो वो नाम लिख देंगे, और कब बना रहे हो वो एजेट करके लिख देंगे। तो जनरली आपका 1 अप्रैल यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी होगी वो लिख देंगे। इसके बाद आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट आपका रहेगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज आ जाएंगी अमाउंट, और इसके अलावा यहाँ पे आपकी आ जाएंगी एसेट्स, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा था कि बिगिनिंग बैलेंसेस जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनकी हेल्प से बनाएंगे, और जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको नो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो बात आती है क्यों एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब है जैसे कि यानी कि डेप्रीशिएशन वगैरह है, परचेज और सेल वाले हैं, कोई भी एसेट खरीदी गई बेची गई रीपेमेंट हुआ, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसके एक दिन पहले यानी कि जो यानी कि एंड ऑफ लास्ट ईयर था उसको ऑलरेडी वो एडजस्ट हो चुके हैं, और उन्हीं बैलेंसेस को आपको बिगनिंग में गिवन किया गया है, इसलिए आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुके हैं लास्ट ईयर के एंड में, जो इस साल के बिगनिंग में है। तो जैसे कि लायबिलिटीज़ में आपको जितनी भी लायबिलिटीज़ गिवन होंगी वो सारी आप यहाँ पे लायबिलिटीज़ लिख लोगे, और इसके बाद यहाँ पे सारी असेट्स लिख लोगे। तो जो भी असेट्स होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग असेट्स यहाँ पे नोट कर लेंगे। जैसे असेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ मोटर व्हीकल्स भी हो सकते हैं, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये भैया जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये हम जितनी भी चीजें ले रहे हैं ये सब ओपनिंग बैलेंसेस लेने हैं। और कैश इन हैंड कैश एट बैंक आपको पता चलेगा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिगिनिंग में जो बैलेंस गिवन होंगे हम उसको लेंगे, उसको कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का। अगर हमारा कैश एट बैंक का अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो उस कंडीशन में आप बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख लेंगे लायबिलिटीज में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिगिनिंग बैलेंसेस की हेल्प से हम लोग बनाएंगे जो बिगनिंग में बैलेंसेस होंगे। और इसी तरीके से जैसे कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द बिगनिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी हो वो हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले मैंने क्लियर कर दिया है कि ये सारे बैलेंसेस बिगनिंग में लेने हैं तो हम लोग बिगनिंग में ही लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द बिगनिंग। यहाँ पे अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे लेंगे, एसेट्स में लेंगे। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो इन द बिगनिंग वो चीज़ वहाँ लिखी जाएगी। इसके अलावा हमारी एक्रूड इनकम जैसे इंटरेस्ट वगैरह है तो एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट कोई भी होगी तो उसको हम लोग असेट में लिखेंगे। जो हमने अर्न कर ली है बट मिली नहीं है तो वो असेट में लिखी जाएगी। और अगर एडवांस इनकम है कोई भी तो एडवांस इनकम को हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी में नोट करेंगे। जो भी एडवांस इनकम होगी वो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो कि बैंक लोन वगैरह दिया गया है तो बैंक लोन आपका यहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटीज में ही आ जाएगा। कोई भी लोन लिया गया है, अगर आपने किसी को एडवांस दिया है तो एडवांस हम लोग एसेट में शो करेंगे। आपने अगर किसी को एडवांस में दिया है यानी कि लोन दिया है अगर आपने तो उस कंडीशन में वहाँ पे शो किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग असेट के टोटल करेंगे। असेट में से हम लोग ये जितनी भी लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी बस वही चीज़ आपकी पता चल जाएगी, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड निकालने का आसान तरीका है कि टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ माइनस कर दो। बट यहाँ असेट में ध्यान रखो हमें ओपनिंग बैलेंसेस लेने हैं और ये जो लायबिलिटीज़ हैं उसके भी ओपनिंग बैलेंसेस लेने हैं। इसके अलावा और भी लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आप लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि हमें जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, एडजस्टमेंट कौन से करने पड़ते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट शो करोगे तो उसके पहले उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है फिक्स्ड एसेट का हमें क्लोजिंग बैलेंस उसमें शो करना है, इसलिए क्या है फिक्स्ड एसेट का जो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कौन सा बैलेंस गिवन है, फिक्स्ड एसेट का जो हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है। जो आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैलेंसेस जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा था वो बैलेंस आप वो बैलेंस लिख लोगे। इसके बाद अगर आपने कोई असेट परचेज की है
ठीक है, एडिशन या फिर परचेज, या आपने परचेज किए तो उसको हम लोग इसमें कर देंगे ऐड, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने फिक्स्ड एसेट परचेज की है तो आप उसको इसमें क्या कर दोगे, ऐड। अब यहाँ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां से पता चलेगी, तो ये हमें पता चलेगी जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा उसके पेमेंट साइड आपको गिवन होगी। कहां पे गिवन होगी, ये आपकी गिवन होगी ये कहां पे, पेमेंट साइड, कहां पे, पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड गिवन होगी, वो चीज परचेज होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपने बेची है तो सेल ऑफ असेट को हम लोग माइनस कर देना है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां पता चलेगी, ये कहां से पता चलेगी, तो ये भी आपको गिवन होगी, ये कहां गिवन होगी, गिवन होगी रिसिप्ट साइड, कहां पे गिवन होगी, रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड ये गिवन होगी, तो ये चीज हमें माइनस कर देनी है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि भाई अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आपने अगर डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन आप और माइनस कर देंगे, इसमें से डेप्रीशिएशन और माइनस कर देंगे। डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो फिर हमारी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू हमें शो करनी पड़ेगी, कहां पे शो करनी पड़ेगी, यानी कि वो वैल्यू हम लोग शो करेंगे। फाइनली जो वैल्यू आएगी ये बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू शो होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कहां पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब हम किसी एसेट की वैल्यू शो करेंगे तो उसके पहले हमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि वो एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, इसके बाद हमने कोई एसेट खरीदी है उसको ऐड कर देंगे, कोई बेची है उसको माइनस कर देंगे, डेप्रीशिएशन उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारी एसेट की जो वैल्यू निकल के आएगी क्लोजिंग, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट की जाएगी। एक चीज और इसमें बात करते हैं कि अगर इसमें जैसे कोई एसेट सोल्ड की जा रही है तो उसमें या तो प्रॉफिट होगा और क्या होगा, लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करेंगे। कहां पे नोट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर प्रॉफिट आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हम लोग शो करेंगे क्रेडिट में, यानी कि इनकम साइड अगर लॉस आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस और सेल ऑफ एसेट जो भी होगा उसको हमें शो करना पड़ेगा कहां पे, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज शोन, कहां शो किया जाता है, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो चीज हमें शो करनी पड़ेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट में शो कर देंगे, अगर लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां पे शो कर देंगे, डेबिट में शो कर देंगे। फिर प्रॉफिट लॉस आपको और पता करना होगा किस तरीके से प्रॉफिट निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपको क्या करना है कि जो सेल प्राइस है सेट का, सेल प्राइस में से उसकी बुक वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट या लॉस हमें पता करना है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कब होगा, जब असेट की जो बुक वैल्यू है यानी कि वो कम हो और सेल ऑफ असेट ज्यादा हो। तो सेल ऑफ असेट यानी सेल प्राइस ऑफ असेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ असेट, तो सेल प्राइस में से बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। अगर सेल प्राइस ज्यादा होती है तो प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर आपने कब का बेचा है, बुक वैल्यू ज्यादा है उस असेट की, उस डेट को जिस डेट आप बेच रहे हो तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इससे असेट से रिलेटेड हमें एस्टिमेट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अगर आपने लोन लिया है, कहने का मतलब जो एनपीओ है अगर उसने लोन लिया है तो जो भी लोन लिया जाएगा वो लायबिलिटी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ये लायबिलिटी। तो जो भी लोन लिया गया है ये लायबिलिटी में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एडवांस गिवन। अगर आपने किसी को एडवांस दिया है तो अगर आपने एडवांस दिया है किसी को तो वो असेट्स में शो करेंगे। कहां पे शो करेंगे, असेट्स में, क्योंकि वो चीज आपकी एसेट मानी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट मानी जाएंगी। जहां पे इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने जो मनी इन्वेस्ट की है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर आपने और कहीं आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं, तो उस तरीके से वो जो भी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो असेट मानी जाएगी। लेकिन मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि पे अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई इनकम होती है, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हो रहा है, ठीक है,
मतलब स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में वो आपका जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इस तरीके से वो चीज आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ग्रेड में आ जाएगी। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक इनकम है तो उस कंडीशन में अभी हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको आगे पढ़ाएंगे, वहां उस टाइम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हालांकि एसेट मानी जाएगी जो इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टमेंट, और अगर आपने नए इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो ओपनिंग जो बैलेंस होगा इन्वेस्टमेंट का उसमें जो न्यू इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करे हैं वो हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किए हैं तो माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें शो करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आर मेड बिफोर दे आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल आल्सो अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने से पहले एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। इसके बाद वो चीजें जो भी हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड एडजस्टमेंट उनको बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा। जो लिखा हुआ विल आल्सो अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में किस तरीके से अपीयर करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। और जैसे कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बेटा होता है अनपेड। किस नाम से आते हैं, ये अनपेड होते हैं। अनपेड है इसी के वजह से ये क्या माने जाएंगे, लायबिलिटी माने जाएंगे, इसलिए बैलेंस शीट में इनको लायबिलिटी साइड हमें शो करना पड़ता है। प्रीपेड का मतलब है कि आपने एडवांस में पे कर दिया है, जब एडवांस में पे कर दिया है तो ये चीज आपकी क्या मानी जाएगी, एसेट मानी जाएगी। तो ये हम असेट साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में, कहां पे, असेट साइड में शो करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, जो हमने इनकम अर्न नहीं की है लेकिन फिर भी अगर हमें रिसीव हो जाती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, अनअर्न्ड इनकम के नाम से जानते हैं या फिर एडवांस इनकम के नाम से जानते हैं। तो अनअर्न्ड इनकम या जो एडवांस इनकम होगी ये चीज हमारी क्या मानी जाएगी, अनअर्न्ड या फिर एडवांस इनकम, ये हमारी मानी जाएगी लायबिलिटी, और इसको हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना होगा। इसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, यानी कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, जो हमने इनकम अर्न कर ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है तो ये हमारी मानी जाएगी एसेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, असेट के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको एक्रूड इनकम को कहां पे शो करेंगे, एक्रूड इनकम को हम लोग असेट साइड शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज जो भी हैं, जो भी लायबिलिटीज होंगी, बैंक लोन वगैरह है, क्रेडिटर वगैरह है, जो भी लायबिलिटीज आपकी शो की गई हैं तो उनको हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस लेंगे और करंट ईयर में अगर ऑल लायबिलिटी इंक्रीज कर गई हैं तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग शो करेंगे एडजस्टमेंट करने के बाद। बात करते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस की। इसको आपको ध्यान से समझना है। कैश और बैंक का बैलेंस आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक का ओपनिंग होता है, वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे असेट्स में। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है कैश इन हैंड का, कैश एंड बैंक का, वो चीज हम लोग शो करते हैं। वो चीज हम लोग कहाँ शो करेंगे, वो चीज हम लोगों को शो करनी पड़ेगी आपको, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको शो करेंगे कहां पे, लायबिलिटी साइड शो करेंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ एडजस्टमेंट ध्यान रखने, बाकी हम प्रॉपर्ली एक करके बाद में वीडियो भी बनाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसका, तो हम लोग समझने वाले हैं इसका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ के। एनपीओ क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, तो जरा देखिएगा। जैसे कि हमने स्क्रीन पे शो की गई है बैलेंस शीट, तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे, आप किसका बना रहे हो तो उसका नेम लिखेंगे, नेम के बाद बैलेंस शीट, और कब बना रहे हो एज एट क्लोजिंग डेट डाल देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी होगी। इसके बाद हम लोग एसेट्स, और इधर पे क्या है, सबसे पहले एसेट्स समझते हैं कि एसेट्स में आपको क्या करना है। तो एसेट में और यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज तो होंगी, तो आपकी लेफ्ट साइड जो है वो लायबिलिटी है और राइट साइड आपकी एसेट है, कोई भी पहले समझ लो। तो बात करते हैं, चलो लायबिलिटी समझा दे रहे हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको कैपिटल फंड लिखना होगा। क्या लिखना होगा, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बना के पता किया है, या जिसका दूसरा नाम और क्या होता है, जनरल फंड, या जिसको हम लोग कॉर्पस फंड के नाम से भी जानते हैं, तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। उसमें हम लोग सरप्लस को ऐड करेंगे और डेफिसिट हुआ होगा तो डेफिसिट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। आगे बात करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वेल्डिंग फंड। किसके बारे में लिखा हुआ है, वेल्डिंग फंड। तो वेल्डिंग फंड या मतलब स्पेसिफिक फंड है, इसी को फंड बेस्ड अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को। तो कोई भी स्पेसिफिक फंड हो, स्पेशल पर्पज के लिए मिला हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा।
तो बिल्डिंग फंड जैसे कि है, इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा और उसमें ऐड करेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अगर बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिली है तो उसको ऐड कर देंगे, और इसके अलावा उसको इन्वेस्ट करने से अगर उस पर कोई भी इनकम आई है, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह मिला है, तो वो चीज़ भी ऐड होगी, क्योंकि उससे आपका फंड इंक्रीज कर जाएगा। तो आप ऐड करोगे इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अदर फंड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स फंड है, क्या है स्पोर्ट्स फंड। तो स्पोर्ट्स फंड का आप ओपनिंग बैलेंस लेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो डोनेशन आपको रिसीव हुई है फॉर द स्पोर्ट्स फंड, तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। इसके अलावा स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट करने पे आपको इंटरेस्ट मिला है, वो ऐड कर दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इसमें से जो भी एक्सपेंस आप करोगे वो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जो भी स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड किए गए उसको माइनस कर दोगे। इस तरीके से क्लोजिंग वैल्यू आएगी स्पोर्ट्स फंड की, उसको हम लोग लिख देंगे बाहर लायबिलिटी में। आगे बात करते हैं ऐसे कुछ करंट लायबिलिटी, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कई सारे हो सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस हो सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए, वो हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी। यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, वो यहाँ से होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग एसेट की। एसेट को देख लीजिएगा आप। एसेट में जैसे कि फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट कोई भी हो, बिल्डिंग हो, लैंडेड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, कोई भी XYZ फर्नीचर। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस लिखो, प्लस इसमें क्या किया गया, एडिशन अगर खरीदी गई है तो उसमें ऐड कर देंगे, डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो माइनस। इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं लोग फर्नीचर का। तो फर्नीचर का जैसे कि ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस में हम लोग ऐड करेंगे कोई भी एडिशन होगा, और जो हमने बेचा होगा लेस कर देंगे सेल को, इसके अलावा डेप्रीशिएशन होगा माइनस कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं तो इसकी करंट एसेट की। तो करंट एसेट में जैसे कौन कौन सी है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से भी ये मिलेगा आपको। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या सब्सक्रिप्शन एरियर है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, वो हमारी एसेट मानी जाएगी, वो एक्रूड इनकम मानी जाएगी, हम लोग उसको शो कर देंगे। इसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट है जो आपने अर्न कर लिया, मिला नहीं, तो ये एट द एंड वाली बात हो रही है, एट द एंड ऑफ करंट ईयर, उसको आप नोट करोगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कोई भी आप वो नोट कर लोगे, जैसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, वो आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है जो हमने एडवांस में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, वो चीज़ हमारी एसेट मानी जाएगी। तो प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ करंट ईयर हम लोग उनको कंसीडर करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस में जैसे इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट है। इसके अलावा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हम उसको लिखेंगे। इसके बाद हम लोग एसेट लायबिलिटी का टोटल कर देंगे, टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर आपका टोटल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन सही किया है। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इसके अलावा आपका बैलेंस शीट का क्वेश्चन कंपलसरी आता है, 6 मार्क्स से आता है, इस बार भी आया था। तो ये फॉर्मेट आप लोग लर्न कर लो, अपने नोटबुक में नोट कर लो, रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।